हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स। हम पढ़ रहे हैं टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें से हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, तो इसे हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्लोनिंग वेक्टर्स, पहले हम जाते हैं इसके नाम पर। क्लोनिंग का मतलब होता है, सिंपल शब्दों में कहें तो एग्जैक्ट कॉपी बनाना। वेक्टर्स वेक्टर्स हम बोलते हैं वाहक को। तो ऐसे वाहक जो कि एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाते हैं। किसी कॉपीज़ बनाने के लिए हम बात कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, मतलब जीन्स की। तो यहाँ पे जीन्स की एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाती है, किसके द्वारा? कुछ वाहक होते हैं। तो वाहक का मतलब क्या आता है? जीन को कैरी करने के लिए, कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन ट्रांसफ़र करना होता है, तो बीच में कुछ कैरियर या वाहक होते हैं, उसको हम कहते हैं वेक्टर। और क्लोनिंग वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर जो कि उस जीन को मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो यहाँ पे हो गया वाहक, ऐसे वाहक जो कि जीन का मल्टीप्लिकेशन या उसकी क्लोनिंग करते हैं। A cloning vector is a genome that can accept the target DNA and increase the number of copies through its own autonomous replication। अब इसमें दो चीज़ बताई गई है कि क्लोनिंग वेक्टर ऐसा जीनोम है जो कि टारगेट डीएनए को एक्सेप्ट करता है। टारगेट डीएनए कौन सा डीएनए? जिसे हमने किसी ऑर्गेनिज्म में से आइसोलेट किया है, जो हमारे काम का है और जिसको हम आगे कहीं और ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसको हम पहले एक वेक्टर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो होता है वेक्टर जो कि टारगेट डीएनए को एक्सेप्ट करता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि उस टारगेट डीएनए जब वो वेक्टर के अंदर प्रवेश कर जाता है या वेक्टर से जुड़ जाता है, तो साथ में उसकी बहुत सारी कॉपीज़ भी बन जाती है। दिस इज़ कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर। और ऐसी कॉपीज़ क्यों बनती है? रेप्लिकेशन के द्वारा। आप सब जानते हैं कि डीएनए की कॉपी करने के लिए, जैसे हमने लास्ट टाइम पीसीआर पढ़ा था, तो पीसीआर में बेसिकली मशीन के अंदर हो क्या रहा है? रेप्लिकेशन ही हो रहा है। वैसे ही नेचुरल जो होती है डीएनए कॉपी जो ऑर्गेनिज्म के अंदर बनती है, वो कैसे बनती है? रेप्लिकेशन या प्रतिकृति के द्वारा। तो बेसिकली ऑटोनोमस रेप्लिकेशन के द्वारा डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती है। वेक्टर्स दैट आर यूज्ड फॉर क्लोनिंग आर प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे दो मुख्य वेक्टर्स बताए गए हैं। पहला है प्लाज्मिड और दूसरा है बैक्टीरियोफेज। ये कुछ नेचुरल वेक्टर्स भी होते हैं और कुछ वेक्टर्स को मॉडिफाई करके बनाया भी गया है। हम कुछ उदाहरण इनके समझेंगे आगे। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो हम देखते हैं कि वेक्टर की क्या इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेप 1 दे रखा है कि इसमें ई कोलाई से, येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये है प्लाज्मिड। तो ई कोलाई बैक्टीरिया दिखाया गया है जिसमें इसका जीनोम है और साथ में एक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ऐसा डीएनए जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अतिरिक्त है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, जो कि यहाँ पे येलो कलर के सर्कल द्वारा समझाया गया है। अब इस प्लाज्मिड को आइसोलेट किया जाता है, इसको फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटा जाता है। उसके बाद में क्या होगा? उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा किसी फॉरेन जीन को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉरेन जीन कौन सा है? ये पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये जीन है इंसुलिन का। हमने देखा है कि इंसुलिन आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा ही बनता है। पहले इसको एनिमल्स को मारा जाता था, उनके पैंक्रियास से निकाला जाता था, लेकिन आजकल इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा लार्ज स्केल में बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमुलिन। तो यहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन का जीन उस प्लाज्मिड में ऐड कर दिया गया। उसके पश्चात इस प्लाज्मिड को पुनः उस जीवाणु में ट्रांसफ़र कर दिया गया। पुनः ट्रांसफ़र करने के बाद में जैसे जैसे जीवाणु मल्टीप्लाई करेगा, तो वैसे वैसे ही यह जीन भी मल्टीप्लाई करेगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यह जो वेक्टर है वह क्या है, जिसने फॉरेन जीन को एक्सेप्ट किया। जैसे पिंक कलर का जो जीन है उसको उसने एक्सेप्ट किया और साथ में इसको मल्टीप्लाई भी किया। दोनों चीज़ हो गई। तो ये परिभाषा में सिर्फ दो लाइन है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में है डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, कि इसमें क्लोनिंग वेक्टर्स की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो क्लोनिंग वेक्टर्स की मुख्य रूप से 4 विशेषताएं होती हैं। पहली होती है इसमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को स्टार्ट होने के का एक बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके बिना इसकी प्रतिकृति नहीं होगी। अर्थात जितना अच्छा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी अच्छी ही इसकी प्रतिकृति होगी। सेकंड है
सेलेक्टेबल मार्कर जीन। सेलेक्टेबल मार्कर जीन ऐसा जीन होता है जिसके द्वारा आप पहचान कर पाते हैं कि आपके वेक्टर में कोई फॉरेन जीन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, अथवा आपका वेक्टर पुनः जीवाणु की कोशिका में प्रवेश कर गया है अथवा नहीं कर गया है। तो आगे हम समझेंगे इसको डिटेल में। तो सेलेक्टेबल मार्कर आप जानते हैं कि मार्कर हम किसी चीज़ को मार्क करते हैं ताकि हम उसको पहचान लें। तो सेम वही चीज़ है कि सेलेक्टेबल मार्कर जीन मतलब किसी जीन को पहचानने के लिए कुछ मार्कर यूज़ किए काम में लिया जाता है, उन्हें हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। उसके पश्चात प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट। अगर आपको फॉरेन जीन ऐड करना है, कोई दूसरा डीएनए ऐड करना है, टारगेट डीएनए ऐड करना है, तो आपको उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को काटना पड़ेगा और जो डीएनए के खंड है उनको भी काटना पड़ेगा। तो इनको काटने के लिए आपको कौन सा एंजाइम चाहिएगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। लेकिन उनको काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन, आप जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वही काटता है जहाँ पे कि उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है। तो हमको बेसिकली अगर प्लाज्मिड को काटना है तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट्स की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है स्मॉल साइज। अगर जो हमारा वेक्टर है वो साइज़ में बड़ा होगा तो उसको टैकल करने में दिक्कत आएगी। तो साइज़ भी जितना छोटा होगा उतना ही उसे आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो ये 4 बिंदु आपको याद रखना है। कौन कौन से? पहला ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर, तीसरा रेस्ट्रिक्शन साइट्स एंड चौथा है स्मॉल साइज। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार ये चीज़ समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्म सेल और रिकम्बिनेंट सेल में क्या अंतर है। ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकम्बिनेंट, 2 वर्ड्स आपको बता रखे हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि किसी जीवाणु कोशिका में यदि कोई वेक्टर ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म, या कोई भी फॉरेन जीनोम उसमें ट्रांसफ़र हो गया जिसको हम कहते हैं कि जीवाणु कोशिका का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसे यहाँ ग्रिफिथ ने खोजा था, हमने पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं रूपांतरण, वही है यहाँ पे ट्रांसफर्ड। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि कोई वेक्टर या कोई जीनोम या कोई जीन उसमें ट्रांसफ़र हो गया। एक वर्ड आता है रिकम्बिनेंट। रिकम्बिनेंट मतलब रिकम्बिनेंट, नए कॉम्बिनेशन मतलब किसी जीन में यदि कोई नया जीन ऐड हो गया है तो उसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट जीन। जैसे वेक्टर में आपने लास्ट अपने डायग्राम में देखा होगा कि अभी ये वेक्टर है, इस वेक्टर में जैसे ही ये पिंक कलर का इंसुलिन का जीन ऐड हो गया तो ये वेक्टर क्या बन गया? रिकम्बिनेंट। लेकिन जब यहाँ पे इसमें कोई जीन नहीं था, जैसा नेचुरल था, तो ये है नॉन रिकम्बिनेंट। ये अंतर समझ में आया आपको? और ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि ये जब वेक्टर इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया इस जीवाणु कोशिका में, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ये फ़र्क होता है ट्रांसफॉर्मेशन और रिकम्बिनेंट में। अब हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो कोशिका चाहिए वो ट्रांसफॉर्म तथा रिकम्बिनेंट दोनों चाहिए, इसमें क्योंकि हमको फॉरेन जीन भी चाहिए और उसमें हमको वेक्टर भी चाहिए। तो वेक्टर का आना हो गया ट्रांसफॉर्मेशन और फॉरेन जीन का आना हो गया रिकम्बिनेशन, हमको दोनों चाहिए। तो इस प्रकार से हो गया सेलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकम्बिनेंट सेल्स। अब इसको हम एक सिंपल से डायग्राम द्वारा समझते हैं। आप देखिए, हमने एक वेक्टर लिया जो कि ब्लू कलर का है, साथ में कुछ फॉरेन डीएनए लिया। इस वेक्टर में अभी हमने क्या किया कि हम इसको ऐसे तो नहीं कि भी अपन कैंची से खुद काटेंगे और उसको जोड़ेंगे। हम रैंडमली एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल देते हैं और फॉरेन डीएनए डाल देते हैं, तो और प्लाज्मिड डाल देते हैं, वेक्टर को डाल देते हैं। वो रैंडमली उसमें कुछ रिएक्शंस होती है, तो हो सकता है कि प्लाज्मिड कट जाए और उसमें फॉरेन डीएनए जुड़ जाए, और हो सकता है कि वो नहीं जुड़े। तो जो कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं उसमें रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड भी मिल सकता है और नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड भी मिल सकता है। तो ये दोनों प्रकार के प्लाज्मिड रहते हैं। नेक्स्ट है कि हम इस प्लाज्मिड को पुनः ट्रांसफ़र करते हैं जीवाणु कोशिका के अंदर, तो भी 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन, देखिए 2 प्रकार के प्लाज्मिड मिले हमको, रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट। अब इसको यदि हम जीवाणु कोशिका से जोड़ेंगे, में ऐड करने की कोशिश करेंगे, यानी जीवाणु कोशिका को ट्रांसफॉर्म्ड करने की कोशिश करेंगे, तो हमको 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। पहला कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं, ये जो प्लाज्मिड है ये जीवाणु कोशिका में एंटर नहीं कर पाए। अगेन मैं रिपीट करूँगी, अपने हाथ से हम जीवाणु कोशिका को पकड़ के अपने हाथ से प्लाज्मिड को नहीं ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब में जो भी सामान हमको चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो सब ऐड कर दिया है। आगे रैंडमली या अनिश्चित रूप से इसमें एंट्री होनी है या नहीं होनी है वो अनिश्चित रहती है। तो इस प्रकार से इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलेगी। पहली जिसके अंदर कोई प्लाज्मिड नहीं गया है उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, क्योंकि कोई प्लाज्मिड इसमें एंटर ही नहीं हुआ है।
अब ट्रांसफॉर्म्ड के अंदर भी दो प्रकार की हो सकती है कि पहला ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है। मैंने आपको बताया था टेस्ट ट्यूब में दोनों प्रकार के प्लाज्मिड मिलेंगे, रिकम्बिनेंट भी और नॉन रिकम्बिनेंट भी। तो यदि नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है तो इसको हम कहते हैं, ये भी हमारे काम की नहीं, क्योंकि हमको तो फॉरेन जीन से मतलब है, इसमें कोई फॉरेन जीन नहीं है और इसकी कॉपी बनाएंगे भी तो हमें कोई फ़ायदा है नहीं। अब नेक्स्ट है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन मतलब प्लाज्मिड भी एंटर हुआ है और साथ में फॉरेन जीन भी साथ प्लाज्मिड के साथ आया है। तो यह है ट्रांसफॉर्म सेल्स विथ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। लास्ट वाली जो कोशिका मैंने बताई है 3rd नंबर वाली, यही हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस कोशिका को हमको विभिन्न तरीक़ों से सेलेक्ट करना है ताकि हम पहचान पाएँ कि कौन सी कोशिका हमारे काम की है। वो कैसे करेंगे आगे हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप अभी तक समझ पाए हैं कि प्लाज्मिड के वेक्टर्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, रिकम्बिनेशन या रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेनली नेचुरली रूप से प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज होते हैं, लेकिन इसमें भी हमने कुछ चेंजेस करके या कुछ इनको नया एडिशन करके बहुत सारे वेक्टर्स बनाए हैं। जैसे पहला है प्लाज्मिड, इसका हम उदाहरण पढ़ेंगे PBr322 और PUC19। सेकेंड है बैक्टीरियोफेज और थर्ड है कॉस्मिड एंड फोर्थ है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक, पैक, यैक, मैक, हैक इत्यादि। हम सबको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम सबका एक एक उदाहरण या दो उदाहरण ले लेंगे। सबसे पहले जो आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में हम दो उदाहरण पढ़ेंगे, PBr322 तथा PUC19। सबसे पहले हम लेते हैं PBr322। स्टार्टिंग करते हैं इसके नाम से। इसका नाम आया है पी का स्मॉल पी, आप देखेंगे हमेशा कि स्मॉल पी में लिखेंगे। स्मॉल पी का मतलब होता है प्लाज्मिड और बी और आर का मतलब है बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज। ये उस लेबोरेटरी का नाम है जहाँ पे इसको ये उन साइंटिस्ट का नाम है जहाँ पे इसे डेवलप किया गया था। तो बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज जिन्होंने इसे डेवलप किया था। 322 है जिस नंबर पे इन्होंने प्लाज्मिड बनाते जा रहे थे, उनको नंबरिंग दिए जा रहे थे। 322 है इसका नंबर जिस नंबर पे इसे बनाया गया था। तो ये बात हुई इसके नाम की PBr322। नेक्स्ट अपन आएंगे इसकी साइज़, मॉलिक्यूलर वेट या इसके कितने बेस पेयर से मिलके बना होता है। तो ये बना होता है 4363 बेस पेयर से मिलके, 4363। उसके बाद हमने इसे प्लाज्मिड को देखा था। तो प्लाज्मिड में एक चीज़ तो क्या थी इम्पोर्टेंट, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ORI लिखा हुआ है, तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो यहाँ पर है। सेकंड था रेस्ट्रिक्शन साइट। तो आप ये देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, HIND3। ये हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब पढ़े थे तो उसका नेमिंग का तरीका देखा था हमने। तो ये जो सब है ये तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। तीसरा हमने देखा था सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लिखा पिंक कलर का है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो ये दो प्रकार के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं इसके अंदर, जो कि सेलेक्टेबल मार्कर का कार्य करते हैं। लास्ट हमने चौथा प्लाज्मिड का या वेक्टर की जो खासियत होती है वो थी स्मॉल साइज। तो आप देख रहे हैं इसकी साइज़ बहुत स्मॉल है। प्लाज्मिड की साइज़ नॉर्मली 10 KB से कम होनी चाहिए, तो इसकी साइज़ तो लगभग 5 KB से भी कम है। तो ये एक परफेक्ट वेक्टर का कार्य कर सकता है। हमको मेन चीज़ें क्या बताइए, हमने चारों पॉइंट वही है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेस्ट्रिक्शन साइट्स, रेजिस्टेंस जो कि है सेलेक्टेबल मार्कर और देन है स्मॉल साइज। अब आप देखिए कि इसमें क्लोनिंग किस प्रकार से होती है। सबसे पहले हमने आप देख रहे हैं AP का मतलब है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और TC का मतलब है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ये दो रेजिस्टेंस जीन्स हैं जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। सर्वप्रथम किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको काटा गया। बहुत सारी साइट से आप कोई भी उसमें से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिया गया है BAMH1। तो ये है BAMH1। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि इसको डाइजेस्ट करेंगे। उसको डाइजेस्ट करने के बाद में हमने फॉरेन DNA लिया। फॉरेन DNA को भी हमने किससे डाइजेस्ट किया, BAMH1 से ही। इसका कारण ये है कि दोनों का डाइजेशन अगर सेम DNA से होगा तो दोनों के सिरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे और वो आपस में इजीली चिपक जाएंगे। हमने पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में स्टिकी एंड्स बनते हैं और किस तरीके से चिपकने की कोशिश करते हैं। तो सेम वही चीज़ है। फिर दोनों को काटने के बाद में DNA लाइगेज एंजाइम यूज़ करके और हम इसको जोड़ेंगे।
वापस दो चीज़ की होगी कि अगर मैंने आपको बताया था कि टेस्ट ट्यूब में हमने डाला है तो उसमें कुछ प्लाज्मेट हमको या कुछ पीबीआर प्लाज्मेट रिकम्बिनेंट मिलेंगे और कुछ पीबीआर प्लाज्मेट नॉन रिकम्बिनेंट मिलेंगे। तो उसके लिए हम इनको चूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि यदि हम इन प्लाज्मेट युक्त बैक्टीरिया को यदि हम एम्पिसिलिन वाले मीडियम पे डालेंगे तो यहाँ पे दोनों ग्रो कर जाएंगे। लेकिन यदि हम टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे डालेंगे तो जो नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो तो ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जीन आप देख रहे हैं इसके अंदर ये बिल्कुल इंटैक्ट है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जो रिकम्बिनेंट है उसमें टेट्रासाइक्लिन जीन बीच में ब्रेक हो गया है और यहाँ पे फॉरेन जीन आ गया है, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जो पावर है या फिर जो उसकी क्षमता है वह नहीं हो पाएगी और इस प्रकार ये जीवाणु टेट्रासाइक्लिन पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हम पहचान जाएंगे कि हमारे रिकम्बिनेंट जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो कौन से हैं और उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से वैसे ये 2 स्टेप सिलेक्शन है। 2 स्टेप कैसे? पहले स्टेप में हम इसको डालते हैं एम्पिसिलिन के अंदर। एम्पिसिलिन में आप डाल रहे हैं कि जिस भी जीवाणु के अंदर यदि प्लाज्मिड है, चाहे वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड हो चाहे वो नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड हो, लेकिन यदि किसी जीवाणु में प्लाज्मिड है तो वो अवश्य ही एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो नॉन ट्रांसफॉर्म थे, हमने पढ़ा है पैरेलल डायग्राम में कि हमने देखा था कि नॉन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जिसमें प्लाज्मिड आया ही नहीं है, तो उस सेल्स को हम हटा देंगे क्योंकि वो तो एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी नहीं होगी क्योंकि उसमें है ही नहीं प्लाज्मिड। उसके बाद में नेक्स्ट सिलेक्शन के लिए हम डालेंगे टेट्रासाइक्लिन। तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे कि जिसमें टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस नहीं है वही हमारे काम की सेल्स है। तो इस प्रकार से ये हुआ 2 स्टेप सिलेक्शन। इतना हम पढ़ेंगे PBR 322 के अंदर। मैंने बहुत सरलता से और जितना आपके लिए आवश्यक है उतना ही ऐड किया है इसके अंदर। नेक्स्ट उदाहरण लेंगे हम PUC। अब P का मतलब अगेन यहाँ प्लाज्मिड ही है, UC का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये उस यूनिवर्सिटी का नाम है जहाँ पे इसे डेवलप किया गया था। और 19 है वही जो इसका नंबर है, इसमें किस नंबर पे ये बनाया गया था, वो है 19। अब यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है। ये PBR से थोड़ा सा डेवलप प्लाज्मिड है, इसमें कुछ अलग चीज़ें ऐड की गई है, तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि क्या अलग ऐड किया गया है। तो पहली चीज़ तो ऑरिजिन उसमें भी था, इसमें भी है। दूसरी चीज़ है सेलेक्टेबल मार्कर। अगर हम रेस्ट्रिक्शन साइट की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे जो लिखा यहाँ पे बताई नहीं गई है लेकिन दोनों जीन्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पॉलीलिंकर जीन बताया गया है बीच में, जो कि है ब्लू कलर का। पॉलीलिंकर का मतलब ये होता है कि इस छोटे से पैच में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है। समझ रहे हैं आप? उसमें क्या था, रेस्ट्रिक्शन साइट्स अलग अलग जगह पे बहुत बिखरी हुई थी। यहाँ पे छोटे से पैच में मल्टीपल 396 से 454 तक इसका बेस पेयर का बना होता है पॉलीलिंकर, और यहाँ पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है। तो ये हम पढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट्स हो गई। देन है सेलेक्टेबल मार्कर्स। सेलेक्टेबल मार्कर के लिए यहाँ पे एम्पिसिलिन भी है और लेक्जेड अल्फा है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि एम्पिसिलिन का काम तो वही होता है कि एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करना, और लेक्जेड का काम आगे डिस्कस करेंगे। और इसकी साइज़ उससे भी छोटी होती है, PBR से इसकी साइज़ होती है 2686 2686 बेस पेयर के आसपास। तो इस प्रकार से इसमें और इसकी साइज़ भी बहुत छोटी है। चारों जो बिंदु होते हैं वेक्टर के उनको ये संतुष्ट करता है। तो ये हुआ इसका डिस्कशन। अब हम पढ़ेंगे आगे कि किस प्रकार से ये कार्य करता है और ये लेक्जेड अल्फा क्या है। अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ। हमने पढ़ा था कि PBR 2 स्टेप सिलेक्शन, आपने देखा उसमें पहले एम्पिसिलिन में डाला जाता है, उसके बाद में जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और फिर उन सेल्स को वापस डाला जाता है टेट्रासाइक्लिन में, और उसके बाद में रिकम्बिनेंट सेल्स को सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 स्टेप नहीं है, इसमें एक स्टेप में ही काम हो जाता है। कैसे? इसमें एक बार में ही जो इस प्लाज्मिड को आपने बनाया, प्लाज्मिड को फिर आपने ट्रांसफ़र कर दिया इकोलाई में। अब उस रिकम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जो इकोलाई की है उनको आप सेलेक्ट कैसे करेंगे? उनको आप सेलेक्ट करेंगे एक ऐसे मीडियम में रख के जिस मीडियम में एम्पिसिलिन भी है और साथ में एक पर्टिकुलर जो सबस्ट्रेट होता है इसके लिए, लेक्जेड के लिए, वो भी है। वही हम बताएंगे आइए क्या है वो। अब आप देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है PUC 19 वेक्टर। इसमें जो ब्लू कलर का पार्ट है वो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, और जो यहाँ डार्क ब्लू कलर का जो पार्ट है और स्काई ब्लू कलर का जो पार्ट है
वो है इसका लेगजेड अल्फा जीन। लेगजेड अल्फा जीन में और जो रेड कलर का है ये है फॉरेन डीएनए। मैंने आपको बताया था कि इसमें विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन ये है कि फॉरेन जीन लेगजेड अल्फा जीन के बीच में ऐड हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि फॉरेन जीन लेगजेड अल्फा नहीं कहीं और ऐड हो गया, हालांकि ये बहुत रेयर होता है आउटसाइड द लेगजेड, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और तीसरा कि इसमें फॉरेन जीन एंटर ही नहीं हुआ। ये 3 ऑप्शन हो गए। अब इन तीनों का रिजल्ट क्या रहेगा? यदि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि यदि हमारा फॉरेन जीन लेगजेड अल्फा या लेगजेड जीन के अंदर इंसर्ट हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रेड कलर का जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है हमारा फॉरेन जीन जो कि लेगजेड के अंदर एंटर हो गया। जब इस कोशिका को जीवाणु कोशिका को हमने एम्पिसिलिन और एक्सगेल प्लस आईपीटीजी, अब एक्सगेल आईपीटीजी क्या है हम शॉर्ट में समझेंगे। लेगजेड अल्फा का जो प्रोडक्ट है वह एक्सगेल और आईपीटीजी के साथ में रिएक्शन करके एक ब्लू कलर दिखता है, आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। लेगजेड अल्फा जीन कौन सा जीन? ये जो स्काई ब्लू कलर का जीन है, इसका जो प्रोडक्ट है वह आईपीटीजी और एक्सगेल के साथ में क्रिया करके ब्लू कलर देता है। तो अगर यह जो जीन है लेगजेड, इसको बीच में से ब्रेक कर दिया जाए, क्योंकि देखिए जीन अगर इंटैक्ट है तो ही अपना प्रोडक्ट बनाएगा, उसको बीच में से तोड़ दिया गया है तो अपना प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। बीच में तोड़ेगा कौन? फॉरेन जीन। इस फॉरेन जीन के आने की वजह से यदि ये लेगजेड अल्फा जीन बीच में से ब्रेक हो गया है तो यह ब्लू कॉलोनी नहीं देगी। कौन सी कॉलोनी देगा? ये देगा वाइट कॉलोनी। ओके, तो ये होगी वाइट कॉलोनी। दूसरा है यदि ये लेगजेड अल्फा जीन यहाँ पे ऐड ही नहीं हुआ, मतलब फॉरेन जीन लेगजेड अल्फा में ऐड नहीं होके कहीं और ऐड हो गया, तो भी लेगजेड जीन अल्फा जीन जो है वो इंटैक्ट है। वो इंटैक्ट है तो वह ब्लू कलर की कॉलोनी बनाएगा, तो ये हो गई ब्लू कॉलोनी। क्यों बनाएगा मैं बता चुकी हूँ आपको, क्योंकि इसमें बीच में यह जीन अपना प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोडक्ट एक्सगेल और आईपीटीजी के साथ में रिएक्शन करके ब्लू कलर देगा, तो यहाँ ब्लू कॉलोनीज बनेगी। तीसरा है कि यदि कोई फॉरेन डीएनए इसमें ऐड ही नहीं हुआ है तो भी लेगजेड जीन जो है वो इंटैक्ट है और यह ब्लू कॉलोनी देगा। हमारे काम की कौन सी कॉलोनी है? हमारे कॉलोनी की केवल वाइट कॉलोनी है। वाइट कॉलोनी क्यों है? अब इसमें आप देखिए, मैं ये इस डायग्राम में ये नहीं बताया गया है कि एम्पिसिलिन का रोल क्या है। एम्पिसिलिन कौन सा है? ये जो डार्क ब्लू कलर का आपको पैच दिख रहा है इसको हम कहेंगे एम्पिसिलिन। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस होती है। इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि जो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स है, नॉन ट्रांसफॉर्म मतलब जैसे आपको ये पहला दे रखा है इस टाइप की, जिसमें कोई वेक्टर नहीं है। कोई वेक्टर नहीं है तो मतलब एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधकता भी नहीं है, तो ये जो कोशिकाएं हैं ये तो एम्पिसिलिन के कारण मर जाएगी एम्पिसिलिन वाले मीडियम में। लेकिन जिसमें भी ये वेक्टर है, जैसे 3 प्रकार की कोशिकाएं जिसमें ये वेक्टर है, एम्पिसिलिन का जीन है, ये तीनों कोशिकाएं एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो करेगी। हमने सिंपल सा क्या किया है, मीडियम में एम्पिसिलिन भी डाल दी और साथ में ही एक्सगेल और आईपीटीजी भी डाल दिया, ताकि एक साथ ही हम सिर्फ वाइट कलर की कॉलोनीज को पहचान जाएंगे कि ये ही ऐसी कॉलोनी है जो कि रिकम्बिनेंट है और जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो इस प्रकार से ये होगा सिंगल स्टेप सिलेक्शन। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर आप इसको समझ पाएंगे तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम केवल प्लाज्मिड वेक्टर्स ही पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था पीबीआर और पीयूसी वेक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाले वेक्टर्स कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।